तो रिवीजन कर रहे हैं। मोड ऑफ कॉम्प्यूटेशन ऑफ, ठीक है जी, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, या तो शॉर्ट टर्म होगा या शॉर्ट टर्म एक न्यू वाला और एक ओल्ड वाला। डेट कौन सी थी? 23/7/2024। ठीक है जी। एसटीटी की कोई डिडक्शन? एसटीटी डिडक्शन किस में मिलती है? पीजीबीपी में। ठीक है जी। कॉस्ट इन्फ्लेशन मिलता है बेनिफिट कि नहीं मिलता? मिलता है, लेकिन किस डेट तक है? 23/7/2000 के बाद से इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या हो गया है? डिसअलाउड हो गया है। लेकिन लैंड और इंडिविजुअल और एक्वायर्ड बिफोर 23/7/2024, अगर वो 23/7/2024 के बाद उसे ट्रांसफर करते हैं तो उनके पास ऑप्शन है, चाहे इंडेक्सेशन का बेनिफिट लें, अगर लेंगे तो टैक्स रेट कितना है? 20%। कितना है? 20%। और नहीं लेंगे तो वाइल कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 112 होता है किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। किसके लिए? ऑप्शन ऑफ टेकिंग टू एन रेसिडेंट, ठीक है जी, बीइंग लैंड बिल्डिंग और बोथ विच इज एक्वायर्ड बट ट्रांसफर्ड आफ्टर दैट अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेंगे तो, नहीं लेंगे तो, और ये देखो इंडेक्सेशन रेट्स याद करनी पड़ेंगी, ये किस साल की कितनी है? मुझे नहीं पता था जब मैं पेपर देने गया था, मैं याद, मुझे नहीं पता था जब मैं पेपर देने गया था, मैं याद करके गया था। ठीक है जी। ओ भाई साहब पेपर मिलती सबसे पहले रेट्स लिखी मैंने और फिर उसमें लिखी भी आई, मैंने कहा ये क्या बवाल है। हाँ? नहीं, ये तो बेस ईयर ये कौन सा हुआ है? 2001, 2001, 2002, तो पहले बेस ईयर भी तो पीछे था। कौन सा इनकम टैक्स 1-2 में ही आया था? मैं इसीलिए कह रहा हूँ घुटनों का ध्यान रखा करो। सही है गलत है? रोज सरसों के तेल की मालिश। ठीक है जी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ इशूड अंडर इन केस ऑफ ट्रांसफर अंडर ठीक है जी। असेसमेंट ईयर 24 इन केस वेयर शेयर्स डिवेंचर्स वारंट्स अलॉटेड बाय अ कंपनी डायरेक्टली और अंडर एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, तो जितने पैसे आपने उनसे लिए हैं उतने ही उसकी क्या मानी जाएगी? कॉस्ट। फ्री में दिया तो जीरो। स्पेशल प्रोविजन फॉर, ये बात की बात है, फॉरेन करेंसी में लिखा होता है, फिर फॉरेन करेंसी को हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी। एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इन, तो कॉस्ट स्पेसिफाइड कौन सा सेक्शन है? 49(1) का मतलब होता है प्रीवियस ओनर, तो उस केस में होल्डिंग पीरियड सिर्फ नए वाले का देखते हैं, पुराने वाले का भी देखते हैं, और जिसमें प्रीवियस ओनर केस है इसका मतलब उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी किससे देखेंगे? ये लिखा है इसमें, देख क्या है। ठीक है जी। ओके, पीरियड ऑफ होल्डिंग वहीं से आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा, आएगा। ठीक है जी। क्या ये लेट टोटल कंपनी है कोई, अब टोटल कंपनी के पास असेट्स हैं, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, जो भी है। इस कंपनी में से एक पर्टिकुलर चीज निकल के एक अलग कंपनी बन गई। ठीक है जी। अब जरा ध्यान दो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हटाओ अंबानी अंकल को। ठीक है। ठीक है जी। ओके जी। तो हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बिजनेस स्टार्ट किया जियो। ठीक है जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बिजनेस स्टार्ट किया रिलायंस फ्रेश। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बिजनेस स्टार्ट किया ग्रीन एनर्जी। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। इन सब बिजनेस की, इनके सारी प्रॉपर्टी प्रॉफिट सब का मालिक कौन है? अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं एक एन के पास और एक जी के पास।
ठीक है जी। अच्छा, अब कल को जियो कंपनी, हमने जियो को अलग करके उसको अलग से एक कंपनी के रूप में लिस्ट कर दिया, नाउ दैट इज नोन एज डीमर्जर। अब ये अगर कंपनी अलग होके मार्केट में लिस्ट हो रही है तो इस कंपनी की कुछ शेयर कैपिटल है कि नहीं है? अबे लेकिन ये कंपनी थी किसकी? रिलायंस इंडस्ट्रीज किसकी थी? ठीक है जी। अच्छा, तो जब ये कंपनी अलग होगी तो इसके जो शेयर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इनको मिल जाएंगे। तो जो बंदा रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डर होगा, जियो के शेयर्स ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अब होगी ये कंपनी लिस्ट अलग से, अबे है तो हमारी ही है, तो इसके शेयर्स भी किसको मिलेंगे? हमें मिलेंगे। लेकिन हमें इसके जो शेयर्स मिल रहे हैं उस वजह से मिल रहे हैं क्योंकि हमारे पास किसके शेयर्स थे? इन केस ऑफ, अब जरा ध्यान दो, अगर कोई कंपनी डीमर्ज होती है, क्या होती है? डीमर्ज होती है, तो इसके शेयर्स मिले कि नहीं मिले? मिले। तो उन शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? बहुत सिंपल, इस कंपनी से जितने रुपए की प्रॉपर्टी लेके ये अलग हुई है, जितने रुपए की, उसे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर दो। सही गलत है? सही है, सही है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमारी तो होती है, तो एक तरीके से हमने वो प्रॉपर्टी इस कंपनी को दे दी और बदले में इस कंपनी के क्या ले लिए? तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालो कितनी है, कर दो प्रोपोर्शनेट, क्या टेंशन है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन द ए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हेल्ड इन द, तो हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स कितने में खरीदे थे? उसमें उसकी सारी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी कि नहीं थी? भाई मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदे, तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के सारे शेयर्स हैं कि नहीं है? लेट रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं 100 करोड़ रुपए के, मैंने खरीदे भाई साहब उस रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स 150 करोड़। असेट्स कितने के? 100 करोड़। 1000 करोड़ के कितने के? मैंने शेयर्स कितने में खरीदे? 150 करोड़। उस 1000 में से 200 करोड़ रुपए के असेट्स कौन लेके अलग हो गया? जियो कंपनी। 1000 में से कितने रुपए के? कितना परसेंट? कितना परसेंट? कितना परसेंट? तो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर कितने में खरीदा था? 150 में। 150 का 20%, 30। तो इसके शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मानी जाएगी? 30। सिंपल सा लॉजिक सोच के देखो ना, मैंने 1000 करोड़ रुपए के जिसके पास असेट्स हैं उसके शेयर्स खरीदे हैं मैंने 150 रुपए, जिसकी वजह से मुझे जियो का शेयर मिला है एक। तो जियो कंपनी जब अलग हुई है तो अपने कुछ असेट्स लेके अलग हुई होगी कि नहीं हुई होगी? तो उसने जितने परसेंट असेट्स लिए हैं बस उतना परसेंट कर दो। अगेन प्रपोर्शन आया कि नहीं आया? मैथ्स में था ये। ठीक है जी। ओके, तो बस कर दो प्रोपोर्शनेट। तो मैंने ए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हेल्ड इन, ठीक है, नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट्स ट्रांसफर्ड इन 200 करोड़, नेट वर्थ ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी द एग्रीगेट एंड इमीडिएटली बिफोर द, देख मैंने अभी एक बैलेंस शीट बनाई थी, ऊपर कहां बनाई थी? मिटा दी शायद, यहां पे बनाई थी। मैंने कहा एक है असेट्स, एक है लायबिलिटीज, एक है शेयर कैपिटल और एक है, तो नेट असेट्स निकाल लो या फिर शेयर कैपिटल प्लस, बात तो एक ही। तो डीमर्ज होने से पहले टोटल एग्रीगेट नेट असेट्स कितने के थे? 1000 करोड़ के।